देखिए सेट नंबर 5 का पहला प्रश्न है कि देवगांव की संधि कब हुआ था। तो देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और कहता है प्रश्न कहता है कि देवगांव की संधि किनके बीच संपन्न हुआ था। तो देवगांव की संधि रघुजी भोसले और अंग्रेजों के बीच संपन्न हुआ था। ठीक है, देवगांव की संधि किसके बीच हुआ था? रघुजी भोसले और अंग्रेजों के बीच। अगला प्रश्न है 1804 ईस्वी में राजपुर घाट की संधि किसके बीच हुआ था एवं इस समय वायसराय कौन था। तो 1804 ईस्वी में राजपुर घाट की संधि अंग्रेजों और होलकर के बीच हुआ था। ठीक है, और इस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड बायरन हेस्टिंग्स। ठीक है, कहने का मतलब राजपुर घाट की संधि कौन से गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड बायरन हेस्टिंग के शासनकाल में। ठीक है, और राजपुर घाट की संधि कब हुआ था? 1804 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और होलकर के बीच। अगला प्रश्न है शिवाजी के गुरु कौन थे। तो शिवाजी के गुरु थे कोंडदेव। ठीक है, शिवाजी के गुरु कौन थे? कोंडदेव। फिर अगला प्रश्न है मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था। तो मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार था चांदी। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार क्या था। तो चांदी था। ये हो गया। फिर अगला मुगल कालीन शासन व्यवस्था के अनुसार दारोगा ए डाक चौकी किसे कहा जाता था। तो दारोगा ए डाक चौकी किसे कहा जाता था? सूचना एवं गुप्तचर विभाग को। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है किस मुगल बादशाह के शासनकाल में रुपये के सर्वाधिक ढलाई की गई थी। तो किस मुगल बादशाह के शासनकाल में रुपये की सर्वाधिक ढलाई की गई थी? तो वो मुगल बादशाह था आपका औरंगजेब। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है आना सिक्के का प्रचलन किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था। तो आना सिक्के की प्रचलन आपका शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है नवंबर 1817 ईस्वी में ग्वालियर की संधि किसके बीच हुआ था। तो ग्वालियर की संधि किसके बीच हुआ था? ब्रिटिश और सिंधिया के बीच। ठीक है, ब्रिटिश और सिंधिया के बीच 1817 ईस्वी में ग्वालियर की संधि हुआ था। फिर अगला प्रश्न है बाबर का जन्म कब हुआ था। तो बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था, 14 फरवरी। ठीक है, 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। ठीक है, अगला प्रश्न बहमनी राज्य की स्थापना किसने किया था। तो बहमनी राज्य की स्थापना किसने किया था? हसन गंगू ने किया था। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ठीक है, जिसका नाम था, इसको हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता था। फिर अगला प्रश्न है कि बहमनी राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो बहमनी राज्य की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा थी। नोट में कहता है कि बहमनी राज्य की राजकीय भाषा मराठी थी। बहमनी राज्य की राजकीय भाषा क्या थी? मराठी थी। फिर अगला प्रश्न कहता है कि बहमनी राज्य के अंतर्गत अमीर ए जुमला के रूप में किसे जाना जाता था। तो बहमनी राज्य के अंतर्गत अमीर ए जुमला के रूप में किसे जाना जाता था? तो अर्थ विभाग के अध्यक्ष को। ठीक है, अर्थ विभाग के अध्यक्ष को अमीर ए जुमला के नाम से जाना जाता था बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत। फिर अगला प्रश्न है कि 1588 ईस्वी में किस मुगल सम्राट ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो वो मुगल सम्राट था अकबर। अकबर ने ही कश्मीर को 1588 ईस्वी में अपने साम्राज्य में यानी मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि महाभारत एवं राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था। तो महाभारत एवं राजतरंगिणी के फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? जैनुल आबिदान ने कराया था। देखिए जैनुल आबिदान को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो जैनुल आबिदीन। ठीक है, जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। इसने 1420 ईस्वी में कश्मीर के गद्दी पर बैठा था। ठीक है, इसने कश्मीर की गद्दी पर कब बैठा था? तो 1420 ईस्वी में। अगला प्रश्न संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा किसे कहा जाता था। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा किसे कहा जाता था? देवराय द्वितीय को। ठीक है, संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा किसे कहा जाता था? तो देवराय द्वितीय को। अगला प्रश्न है इटली यात्री निकोला कांटे किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पर आया था। तो ये किसके शासनकाल में आया था? निकोला कांटी देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि संगम वंश का संस्थापक कौन था। तो संगम वंश का संस्थापक कौन था? हरिहर एवं बुक्का था। ठीक है, संगम वंश का संस्थापक कौन था? हरिहर एवं बुक्का। देखिए नोट में कहता विजयनगर की राजभाषा तेलुगु थी। विजयनगर की राजभाषा क्या थी? तेलुगु थी। ठीक है, बस इतना ही।